Hi, this is about pipeline architecture style. पाइपलाइन आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो एक फंडामेंटल स्टाइल है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर। बहुत सिंपल होता है ये। और ये कब यूज़ होता है? नॉर्मली उस वक्त यूज़ होता है जब डेवलपर्स डिसाइड करते हैं किसी भी फंक्शनैलिटी को डिस्क्रीट पार्ट्स में डिवाइड करने में, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत ही स्मॉलर लेवल के काम लेने के लिए। जब कोई 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 एप्लीकेशन डिज़ाइन होती है, उसमें बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है होता है। उसके अलावा हम उसको क्यों यूज़ करते हैं वो हम आगे जाके इसके प्रोज एंड कॉन्स में भी देखेंगे। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होता है, डेवलपर्स को इसके बारे में स्पेशली, क्योंकि लिनक्स के अंदर जो है या यूनिक्स के अंदर जो है वो जेड शेल होता है और बैश होता है। तो वहाँ पे वो पाइप यूज़ कर चुके होते हैं, उनको उनका इसका आइडिया होता है। मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग के अंदर भी इसको फॉलो किया जाता है। मैप रिड्यूस जो है वो जावा का एक कुछ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क होता है जो मैं देख रहा था। ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं कि पाइप्स और फिल्टर जो है वो एक स्पेसिफिक वे में कोऑर्डिनेट करते हैं और वन वे कम्युनिकेशन होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं जिस तरीके से बिल्कुल पानी की पाइपलाइन होती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से पानी के बजाय इसमें डाटा फ्लो करता है और यूनी डायरेक्शनल होता है और एक ही डायरेक्शन में जाता है और किसी एक वहाँ पे एंड हो जाता है। अच्छा, अब इसके बारे में ये हम वन वे कम्युनिकेशन है होती है इसमें। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट होती है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रही है। सही है। पाइप्स के बारे में बताया गया है। पाइप्स इन दिस आर्किटेक्चर फॉर्म द कम्युनिकेशन चैनल। अच्छा, पाइप ये जो बीच वाली लाइंस हैं ये बिल्कुल एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह होती हैं। इस मॉड्यूल से डाटा यहाँ लेके जाना है तो वो पाइप के थ्रू जाएगा। और पाइप को हम जैसे अगर हमने किसी ने लिनक्स में यूज़ किया तो हमें पता है कि हम उसमें किसी भी फाइल में से पाइप के थ्रू कोई भी डाटा लेके उसको एक्सट्रैक्ट करके किसी दूसरी जगह लिखवा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ईच पाइप इज़ टिपिकली यूनिडायरेक्शनल है। हमें नज़र आ रहा है कि एक ही डायरेक्शन में एक पाइप यूज़ हो रहा होता है टिपिकली फॉर दी परफॉर्मेंस रीज़न। सही है ना। अब एक ही पाइप है हमारे पास, उसको हम बाई डायरेक्शनल यूज़ करने लगेंगे। हमने पाइपलाइन बनाई है और हम उसमें कोई बाई डायरेक्शनल डाटा भेजने लगेंगे तो उसकी मैनेजमेंट और उसकी सारी जो चीज़ें हैं वो सारी ख़राब होंगी। और क्योंकि ये आर्किटेक्चर अडॉप्ट ही इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से किया जाता है तो वो गैर ज़रूरी तौर पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसका मकसद ही ख़त्म हो जाएगा अगर इसमें बाई डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट ले आएंगे। इसमें जो है वो पेलोड जो है किसी भी फॉर्मेट में जा सकता है, यानी कि इसमें डाटा किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है। बट आर्किटेक्ट फेवर स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ डाटा क्योंकि उसकी हाई परफॉर्मेंस होती है। अब देखें, अब सिंप्लिसिटी की बात कर ली हमने, कॉस्ट की बात कर ली, लेकिन ये सिंप्लिसिटी और कॉस्ट बेकार है अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो परफॉर्म ना कर रहे हो, इट्स नॉट वर्किंग अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। तो इसीलिए परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो परफॉर्मेंस को एक सर्टेन लेवल पर रखने के लिए इसमें जो है वो आर्किटेक्ट जो है वो फेवर करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा यूज़ हो। ठीक है। उसके बाद हम फ़िल्टर्स के बारे में हमें बताया जा रहा है कि क्या होते हैं। फ़िल्टर्स सेल्फ कंटेंड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम अदर फिल्टर्स एंड जनरली स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस ये होते हैं कि अच्छा, सेल्फ कंटेंट क्या है कि जो भी काम हो रहा है विद इन दम सेल्फ सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इंडिपेंडेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई रिक्वेस्ट आ रही है पर उसको प्रोसेस करे, फिर एक ही सिस्टमैटिक या सिक्वेंशियल काइंड ऑफ अ फॉर्मेट में यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है। सही है। पीछे से डाटा आ रहा है, उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि तीन चार मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और जनरली स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस ये होते हैं कि अपना काम करके चुप करके बैठ गए, उनको नहीं पता कि गया नहीं गया, लॉस हो गया, ये सारी एक्नॉलेजमेंट वगैरह इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं होती। सही है। अच्छा, फ़िल्टर जो है वो शुड परफॉर्म वन टास्क ओनली। नॉर्म ये एक ही टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि बात हुई कि अपना काम करते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कॉम्पोजिट टास्क, अगर आपने बड़ा कोई टास्क अचीव करना है तो आप क्या करेंगे, फिल्टर्स और पाइप्स ऐड करेंगे। शुड बी हैंडल्ड बाय सीक्वेंस ऑफ फिल्टर्स रादर देन अ सिंगल वन, कि एक ही फिल्टर से आप मल्टीपल काम कराने लगे। इसलिए इस मॉडल में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हर काम के लिए आप मल्टीपल फ़िल्टर्स ऐड कर लें और सीक्वेंस ऑफ फ़िल्टर्स यूज़ कर लें अगर आपने कोई ज़्यादा बड़ा काम कराना है। अब फ़िल्टर्स को इन्होंने ना चार किस्म के रोल्स दिए हैं। अब सॉरी, फूड है फुल। अब फ़िल्टर को, अब उसको हम फ़िल्टर ही बोलते हैं, लेकिन हाँ फ़िल्टर की मुख्तलिफ रोल हो सकती है। तो एक को उसने कहा है कि ये प्रोड्यूसर होता है। ठीक है।
यानी कि उसका काम क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोसेस, वहाँ से प्रोसेस इनिशिएट होता है, शुरू होता है, आउटबाउंड होता है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पीछे से कोई डाटा इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये आउटबाउंड ही होगा, आगे डाटा भेजेगा। इसको सोर्स भी कहते हैं, सही है। फिर ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी डाटा आया होता है पीछे वाले फिल्टर से, ये तो इसको यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, सही है। एक्सेप्ट इनपुट ऑप्शनली performs a transformation on some or all of the data then forwards it to outbound। अब जब कोई फिल्टर लगा हुआ है तो उसका कोई ना कोई रोल होगा इस सारे पूरे पाइपलाइन आर्किटेक्चर के अंदर। तो क्या होगा कि सोर्स से डाटा आ रहा है, उसकी वो प्रोसेसिंग कर रहा है, या उसमें कोई ना कोई फिल्टरिंग कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है पाइप्स के थ्रू या जो भी, और फिर वो उसको आगे भेज दे रहा है, सही है ना। तो ये इसमें इसलिए हमने इसको ट्रांसफार्मर का नाम दिया। फिर एक बॉक्स होता है, एक फिल्टर होता है, उसको उन्होंने टेस्ट का नाम दिया है। उसमें जो है ना वो एक्सेप्ट इनपुट टेस्ट वन और मोर क्राइटेरिया। अभी टेस्टिंग का क्या है, कोई ना कोई लॉजिक चेक हो रही होगी, कोई ना कोई मैथमेटिक्स ये सब चीज़ें चेक हो रही होंगी, और फिर प्रोड्यूसर उसका आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा होगा, जो कि आगे पाइपलाइन में जो भी नेक्स्ट ब्लॉक है, जो नेक्स्ट पाइप है, जो नेक्स्ट फिल्टर है, उसको फॉरवर्ड किया जा रहा होगा, सही है। फंक्शनल प्रोग्रामर विल रिकग्नाइज दिस एज सिमिलर टू रिड्यूस। अच्छा, कंज्यूमर ये टर्मिनेशन पॉइंट फॉर द पाइपलाइन, पाइपलाइन के एंड पे कोई ना कोई एक फिल्टर होगा जिसके लिए सारा काम कर रहा होगा, और वो भी फर्दर किसी ना किसी डैशबोर्ड को, किसी डाटाबेस को वो डाटा दे रहा होगा, सही है। लेकिन ये टर्मिनेशन पॉइंट होता है पाइपलाइन के अंदर, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं, और वो कंज्यूम कर रहा होता है सारा जो भी डाटा आ रहा होता है। कंज्यूमर समटाइम्स प्रोसेस द फाइनल रिजल्ट ऑफ द पाइपलाइन प्रोसेस टू डाटाबेस, डाटाबेस को दे सकता है, या डिस्प्ले पे कहीं दिखा सकता है किसी भी इंटरफेस के ऊपर, हमने डिस्कस किया। अच्छा, पाइपलाइन आर्किटेक्चर पैटर्न अपीयर्स इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। अब ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई जो टूल्स होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है। बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टाइप टू अनदर यूजिंग पाइपलाइंस एंड फिल्टर्स। उसके अलावा ईटीएल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड की हमारी मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में ईटीएल जो यूज़ होता है, ये होता है कि मुख्तलिफ डाटा की पाइपलाइंस होती हैं, उसमें से बहुत मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा आ रहा होता है, आप उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसकी उसकी आप क्लीनिंग करते हैं, उसमें से जो भी काम का डाटा निकालना होता है उसको उसकी डायरेक्शन बताते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डाटा हो सकते हैं, कस्टमर का डाटा हो सकता है, यूज़र का डाटा हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का डाटा हो सकता है, बहुत सारा मेटा डाटा जनरेट हो रहा है, डाटा स्ट्रीम जनरेट हो रही हैं, आपको उसको हैंडल करना है। आप पाइपलाइन बनाएंगे, आप बताएंगे कहाँ सा डाटा कहाँ से आ रहा है, कौन सी सोर्स से आ रहा है, और इसको किस डेस्टिनेशन पे भेजना है। ऑर्केस्ट्रेटर्स एंड मीडिएटर्स सच एज अपाची कैमल के अंदर यूटिलाइज होता है टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेप इन अ बिजनेस प्रोसेस टू अनदर, सही है। अपाची कैमल के अंदर ये यूज़ होता है। लेट मी फाइंड व्हाट इज दिस अपाची कैमल। अब ये हमने सर्च किया कि अपाची कैमल क्या होता है। ये अपाची कैमल, इसमें देख सकते हैं एक सिस्टम है, इसके कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है, इसका एक राउट है, इसके अंदर कुछ फिल्टरिंग हो रही है, राउट्स डिफाइन है कि कहाँ से कुछ डाटा आना है, कहाँ जाना है, प्रोसेसेस कुछ ना कुछ इसके ऊपर परफॉर्म हो होंगे। तो ये हमारा अपाची कैमल होता है, यहाँ भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, सही। फिर उसके बाद एक फिगर बताई हुई है यहाँ पे अपाची काफका के अंदर ये यूज़ हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि पीछे अपाची काफका से डाटा आ रहा है इसके अंदर। अपाची काफका क्या होता है, यहाँ इसमें मेटा डाटा आता है, उसकी रियल टाइम स्ट्रीम्स होती हैं। अभी हम देख सकते हैं कि अपाची काफका डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्टोर एंड स्ट्रीम प्रोसेसिंग, सही है। स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो रही है और ओपन सोर्स है ये, और इसमें रियल टाइम डाटा फीड आ रही होती है, सही है। तो इसमें रियल टाइम डाटा पीछे से आ रहा है, ठीक है। अब ये जो, क्योंकि ये सोर्स है, ये प्रोड्यूसर कहला रहा है, सर्विस इन्फो कैप्चर इसको कह रहे हैं। उसके बाद ये ड्यूरेशन फिल्टर में डाल रहे हैं, यहाँ पे इसका ड्यूरेशन कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे इसका अप टाइम कैलकुलेट हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे उसकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। सो ये ड्यूरेशन फ़िल्टर है, ये अप टाइम फ़िल्टर है। फिर इस ड्यूरेशन फ़िल्टर से ये ड्यूरेशन और अप टाइम को लेके कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म्ड हो रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके कोई यूज़र्स हैं जो कि कस्टमर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका डाटा आ रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि वो कितने टाइम से अवेलेबल हैं,
और या आपका कोई सिस्टम है तो आप उसमें ये देख सकते हैं वो कितने टाइम से अप है, उसके बेस पे आप उसका अप टाइम कैलकुलेट करके यहाँ पे इस किस्म की कैलकुलेशन होके आप उसको, एक कंज्यूमर है जिसको आप दे रहे हैं और वो वहाँ से किसी मैंगो डीबी को आप दे रहा है तो आगे एक डाटाबेस कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये काफका के साथ यूज़ हो रहा है और ये इसकी एग्जाम्पल दी। अब इसमें कह रहे हैं कि द एग्जाम्पल शोज एक्सटेंसिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइपलाइन आर्किटेक्चर, और बता रहे हैं कि इसमें अगर न्यू टेस्टर फिल्टर कुड इजीली बी एडेड आफ्टर द अप टाइम फिल्टर, तो इसमें कोई फिल्टर फर्दर ऐड करना होता है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं बिफोर द कंज्यूमर। अगर इसमें लॉजिक कोई चीज़ चेक करनी होती है या उसकी कोई भी किसी किसी किस्म का टेस्ट परफॉर्म करना होता है तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। और डेटाबेस कनेक्शन का वेट टाइम आप क्या उसमें ऐड कर सकते हैं। ये उसकी कुछ रेटिंग्स हैं ओवरऑल आर्किटेक्चर की। अब आप इसमें देख सकते हैं इन्होंने डिप्लॉयबिलिटी को इन्होंने मीडियम रखा है, उसके अलावा एक चीज़ मैंने देखी थी टेस्टेबिलिटी को भी इन्होंने मीडियम रखा है, उसके अलावा इन्होंने ओवरऑल कॉस्ट की बात करें, सिम्पलिसिटी की बात करें, 5 स्टार दिया इन्होंने इसमें। अब उसको देखते हैं कि नीचे क्या बता रहे हैं। सही है, पाइपलाइन आर्किटेक्चर पार्टीशन आर्किटेक्चर होता है और टेक्निकली पार्टीशन आर्किटेक्चर होता है क्योंकि इसमें इसको टेक्निकल बेसिस पे कि इसमें डाटा आ रहा है वो यूनिडायरेक्शनल है और वो पॉइंट टू पॉइंट है, तो टेक्निकल बेसिस के ऊपर इसको पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया गया इस मॉडल को। ऑल्सो बेस बिकॉज द पाइपलाइन आर्किटेक्चर इज यूजुअली इम्प्लीमेंटेड एज अ मोनोलिथिक डिप्लॉयमेंट, तो क्वांटम जो है वो उसका वन मोनोलिथिक के अंदर हमें पता होता है कि उसका क्वांटम नॉर्मली 1 होता है बिकॉज ऑफ 1 dB। ओवरऑल कॉस्ट और सिंपलिसिटी इसके अंदर होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, सिंपल होता है। सही है, और इस वजह से उसको प्रेफर किया जाता है, ये बात हम शुरू में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्योंकि ये मोनोलिथिक है इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर स्टाइल। सही है, बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है और लो कॉस्ट भी है। उसकी वजह बता दी कि लो कॉस्ट और सिंपल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर स्टाइल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टाइल्स इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है और अंडरस्टैंडेबल भी है। आर्किटेक्चर मॉड्यूलैरिटी इज अचीव, इसमें खुद ही से हो जाती है, हर फिल्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक ही काम परफॉर्म कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट है, तो मॉड्यूलैरिटी है, हर फिल्टर अपना काम कर रहा है स्टेटलेस है फिर आगे दे दे रहा है। डिपेंडेंसी हमें नज़र आ रही है इसमें डिफरेंट फिल्टर्स की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। उसके बाद एनी टाइप ऑफ फिल्टर्स कैन बी मॉडिफाइड और रिप्लेस विदाउट इम्पैक्टिंग दी अदर फिल्टर। सही है, आपने पीछे देखा कि अप टाइम कैलकुलेशन हो रही है, कोई भी किसी की कैलकुलेशन हो रही है, आपने कहना है कि आप उसमें जो उसमें कुछ डिफरेंट कैलकुलेशन लगानी है या वहाँ पे डिफरेंट बॉक्स लगाना है, आप उसमें लगा दें। बाकी क्योंकि इंडिपेंडेंटली काम करें तो मॉडिफिकेशन वुड नॉट बी एन इशू। अब यही बता रहे हैं कि ड्यूरेशन कैलकुलेटर कैन बी मॉडिफाइड और आप उसको इस तरीके से बहुत इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, डिप्लॉयबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी वाइल ओनली अराउंड एवरेज रेट स्लाइटली हायर देन दी, वो कह रहे हैं कि हमने डिप्लॉयबिलिटी और टेस्टेबिलिटी को तो लेयर्ड आर्किटेक्चर से थोड़ा सा उसको हायर रेट किया है। उसकी वजह यह है लेवल ऑफ मॉड्यूलैरिटी अचीव थ्रू फिल्टर्स। अब इसमें आपको देखें कि इसमें हमें मॉड्यूलैरिटी की एक भी जगह फिक्र नहीं करनी पड़ी और ये हम पीछे देख चुके हैं कि हर फिल्टर अपना काम कर रहा है। दिस आर्किटेक्चर स्टिल मोनोलिथ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड पाइपलाइन आर्किटेक्चर है, सिक्वेंशियल है, इसमें कोई भी चेंज आएगा तो उसकी डिप्लॉयबिलिटी पूरी से फिर से आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, इसका डाउन टाइम आएगा, फिर आप टेस्ट करेंगे उस पूरे सिस्टम के दौरान, उस पूरे साइकिल के दौरान कोई भी अपडेट आएगी सिस्टम पूरा डाउन होगा, इम्पैक्टेड होगा। तो ये इसका एक इशू है और इसका ड्रॉबैक है, इसीलिए डिप्लॉयबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी को बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं दिए बट लेड के मुकाबले में उसको उससे थोड़ा सा हायर रेट किया। Like most layered architectures overall, like the layered architecture, overall reliability rates medium 3 stars। ठीक है ना, reliability को 3 स्टार बोला है, क्यों 3 स्टार बोला है? क्योंकि भाई इसमें नेटवर्क नहीं है बीच में, बैंडविड्थ के, लेटेंसी की, इस किस्म के कोई भी इश्यूज नहीं हो सकते जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में हो सकते हैं। लेकिन इसको फिर भी 3 स्टार क्यों रेट किया, 5 स्टार क्यों नहीं किया? इस वजह से क्योंकि ये है तो मोनोलिथिक। अब हमें उसके पता है कि उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, उसमें जो है वो टेस्टेबिलिटी के इशूज़ होते हैं, डिप्लॉयबिलिटी के इशूज़ होते हैं और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, ये भी हम आगे जाके देखेंगे कि एक चीज़ डाउन होती है तो वो पूरा सिस्टम ही उसका कोलैप्स कर जाता है। इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी रेट very low, they are rated very low for the pipeline architecture primarily due to monolithic deployments। सही है ना, अब मोनोलिथिक को एक हद तक आप स्केल कर सकते हैं, फिर वही बात इसने रिपीट किया कि उसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा लेवल पे आप अचीव नहीं कर सकती। ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल टू मेक सर्टेन फंक्शंस विद इन अ मोनोलिथिक स्केल
मोर देन अदर्स, बट लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करनी पड़ेगी, इंटरनल मैसेजिंग का कोई मैकेनिज्म कोई आपको यूज़ करना पड़ेगा, और बहुत सारे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन शायद करवानी पड़ेंगी। तो इस वजह से वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इसकी सिंप्लिसिटी और कॉस्ट की वजह से जो जिसकी वजह से आपने मॉडल अडॉप्ट किया था वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। However, because the pipeline architecture is always a single system quantum, uses a monolithic user interface, back-end processing and monolithic database applications can only scale to certain point। सही है ना, एक हद तक आप उसको स्केल कर सकते हैं, सिंगल क्वांटम है तो आप एक हद तक सीपीयू, रैम, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, फर्दर यूनिट्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्वांटम एक है मोनोलिथिक के अंदर, तो इसकी वजह से आप उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं अवेलेबल है आपके पास। सही है। फुल फॉल्ट टॉलरेंस का तो उसमें बहुत ज़्यादा मसला है, अगेन मोनोलिथिक है। सही है, एक इशू आएगा पूरे सिस्टम डाउन हो जाएगा। वन स्मॉल पार्ट ऑफ द पाइपलाइन आर्किटेक्चर कॉज एन आउट ऑफ मेमोरी कंडीशन टू अकर, ये हमने लेट के अंदर भी देखा था। द एंटायर एप्लीकेशन यूनिट इज इम्पैक्टेड एंड क्रैशेस। सही, पूरी एप्लीकेशन बैठ जाएगी। और फिर इसका एक जो रिकवरी का जो मीन टाइम टू रिकवरी है वो भी बहुत ज़्यादा है, जो कि मोनोलिथिक के अंदर जो है वो with the startup times ranging anywhere from 2 minutes for smaller applications and up to 15 minutes for more, जो कि एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में दिस अ बिग डाउन टाइम, बिकॉज इफ़ यू आर सर्विंग 5000 कस्टमर्स और आपका ये इस किस्म का डाउन टाइम आ जाता है, तो आपका डाउन टाइम 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 मिनट्स हो जाएगा, तो 10,000 मिनट्स का आपका डाउन टाइम आ जाएगा, तो विच इज़ ह्यूज। तो इसलिए प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी दिस इज़ ऑल्सो एन इशू। तो ये हमारा पाइपलाइन आर्किटेक्चर था। थैंक यू सो मच।